आप सरकार है, आप मजबूर नहीं होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में कहा था कि सरकार कभी मजबूर नहीं होती। आप सरकार है, आप आपका वो रिकॉर्ड रूम वक्फ बोर्ड का खोलेंगे तो वहाँ पे ना तो कोई इंसान आके वो लेके आपके रिकॉर्ड आप भागने वाले नहीं है, ना कोई भेड़ बकरियाँ आके वो खाने वाले हैं रिकॉर्ड्स। तो आपने जिसको जो ताले डाल के ये बताना चाह रहे हैं आप कि हम बहुत मजबूर है। तेलंगाना सरकार को बोल रहा हूँ कि सरकार मजबूर नहीं होती। दे शुड नो दैट। तो जैदी साहब, जिस तरीके से तेलंगाना वक्फ बोर्ड हमेशा से जो है सुर्खियों में रहा है और उस पर जो है सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चे भी होते हैं, तो उसके जो है अंदरूनी जो कामकाज होते हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तेलंगाना वक्फ बोर्ड की अगर आप बात करें तो वहाँ पे अभी जो शाहनवाज कासिम साहब है, सीईओ शाहनवाज कासिम साहब, आईपीएस ऑफिसर, तो मेरा ये मानना है कि उन्होंने काफ़ी एक रिफॉर्म्स और एक वहाँ पे बड़ा सख्ती से लिया है उन्होंने। हाल ही में साल 2021 की अगर मैं आपसे बात करूं तो अगस्त से नवंबर के दरमियान 2021 में 6074 नोटिस भिजाए गए हैं वक्फ प्रॉपर्टीज़ को लेकर। एनक्रोचर्स को जो भी है 6074 नोटिस और 998 वक्फ रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर्स को डिस्पैच किए गए हैं 2021 में। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि 6074 नोटिस का जवाब मांगा है तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने। इसमें और एक आपको ये बात मैं बता दूं कि एक रिफॉर्म्स की अच्छी सी कोशिश हो रही है वहाँ पर। जैसा कि आपके GO 15 2020 का GO 15 के तहत जितने भी ये जो प्रॉपर्टीज़ वक्फ के एनक्रोच हुए हैं तो उसको GO 15 का इस्तेमाल करते हुए ऑटो लॉक कर दिया गया है उसका रजिस्ट्रेशन। तो इसमें और कई एक बातें हैं, एक दो बोल के नहीं है। ऑटो लॉक करने के बाद आपके म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट MAUD को भी ये बता दिया गया है कि ये जो प्रॉपर्टीज़ जो एनक्रोच हुए हैं उसको आप परमिशन ना दें। यानी मैं आपको ये बात बताऊं कि परमिशन इन द सेंस कंस्ट्रक्शन का जो परमिशन होता है जो MAUD डिपार्टमेंट से मिलता है, तो एनक्रोचर्स को परमिशन ना देने के लिए कह दिया गया है। तो ये शाहनवाज कासिम साहब IPS ने 37 FIR कराए हैं एनक्रोचर्स के ऊपर सेक्शन 200 CRPC के तहत। तो बोलना ये है कि वक्फ बोर्ड पहले तो लोग ये चाहिए जिसके पास खुदा ने दिया है उनको वक्फ बोर्ड के लिए कुछ करे, खास करके जिसके पास जायदादें है आप वक्फ करे, पहले आगे बढ़े, वक्फ करे। वो जज्बा वो बात वो मिल्लत में वो तो दिखाई दे ही नहीं रहा है। जिसके पास भी है उनको बोल रहा हूँ मैं कि आप वक्फ खुदा की राह में मिल्लत के लिए पहले आगे आए, वक्फ करें। आज ऐसी कोई अपील नहीं दिखाई देती है, कोई ऐसी अपील नहीं दिखाई देती है वक्फ करने की। ना कोई अपील करता है ना कोई बात करता है। अब ज़्यादातर जो भी है प्रॉपर्टीज़ वो पुराने लोग करे हैं, बशीरुद्दीन बाबू खान, गयासुद्दीन बाबू खान जैसे लोग, और भी कई एक लोग हैं जिन्होंने वक्फ किया है। कभी कभी मैं
वक्फ बोर्ड जाया करता था। यूसुफ अली साहब निज़ामाबाद के थे चेयरमैन वक्फ बोर्ड। तब ये बिल्डिंग बनी भी नहीं थी, पुरानी बिल्डिंग में था। बाद में जाकर के आपके उस वक्त के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने हज हाउस बनाया। उनका भी नाम लेना मैं ज़रूरी समझूंगा। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने हज हाउस बनवाया। फिर सलीम साहब साबिक़ा जो चेयरमैन है, मैं 20 साल पुरानी बात कर रहा हूँ आपको, आप ये ना समझें कि सलीम साहब जो परसों हटे हैं वही सलीम साहब 20 साल पहले भी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं, आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड के। तो मेरे ग्रैंडफादर जो थे रज़वी साहब, आबिद हुसैन रज़वी साहब, तो वो खुद भी डायरेक्ट अपॉइंटेड वक्फ बोर्ड में, जबकि चीफ मिनिस्टर जलगम वेंगल राव ने उनको डायरेक्ट वो किया था। ऑनेस्ट ऑफिसर थे कोऑपरेटिव सेक्टर के, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के। तो उनकी भी एक कारकर्दगी रही है औकाफ में, आंध्र प्रदेश के वक्फ बोर्ड में। बाद में जाकर वो तेलंगाना हुआ है। तो इसमें क्या है, आपको वही मैं बता रहा हूँ कि अभी जो देख रहा हूँ तो वो सिंसियरिटी दिख रही है शाहनवाज कासिम साहब, IPS ऑफिसर, CEO वक्फ बोर्ड में, जिन्होंने हाल ही में आशुर खान अली साथ, ये महेश्वरा में आता है, तो उसकी प्रॉपर्टी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में 40 SLP उन्होंने दागे हैं, स्पेशल लीव पिटीशन जिसे कहते हैं। और सिंगल जज का जो ऑर्डर था हाई कोर्ट का, उसको उन्होंने टर्न किया, जो थर्ड पार्टी ऑर्डर दे चुके थे हाई कोर्ट के जज ने। तो सुप्रीम कोर्ट से इंटरिम रिलीफ लाई है। रिकॉर्ड रूम की कुछ एक दो बातें मैं आपको ये भी बता दूं कि तारिक कादरी साहब जो मजलिस इनकलाब पार्टी के सदर है, वो भी उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है कि भाई आप वो डिजिटलाइजेशन के लिए जो बंद किया है उसको खुलवाइए। उन्होंने ये तर्क दिया है कि सर्व शिक्षा अभियान में IAS मोहम्मद अली रफत साहब थे, तब भी डिजिटलाइजेशन हुआ है, लेकिन वो एक साल में ही हो चुका था। तो 2017 से ये वक्फ बोर्ड का रिकॉर्ड रूम बंद करके रखना डिजिटलाइजेशन के नाम पर, ये कुछ समझ में नहीं आया है। उसी दौरान हाई कोर्ट ने एक पर्टिकुलर केस में समन किया था वक्फ ऑफिसर को, मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर करके। तो उनको बताया था कि जो सर्विस रूल्स में जो ऑफिसर्स है, सर्विस रूल्स के तहत आते हैं, आपके पास में जो भी परमानेंट एम्प्लॉयज़ है जिसकी जवाबदेही है, आप उनके ज़ेरे निगरानी ये रिकॉर्ड रूम रखें। जलालुद्दीन अकबर को कोर्ट ने बोला था। तो अब क्योंकि काफ़ी अरसा गुजर चुका है, 2017 से अभी तक रिकॉर्ड रूम खुला नहीं है, जिससे वक्फ बोर्ड कई केसेस हार चुका है। रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है उसमें, जिसको तेलंगाना सरकार ने सील कर रखा है बंद ताले करके। तो उसको खुलवाने के लिए तारिक साहब ने, मजलिस इनकलाब के सदर ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। तो कॉम्प्रिहेंसिव अगर आप देखें तो कई एक बातें हैं, कई एक चैलेंजेस है। लोग भी समझे कि डिपार्टमेंट के आगे के चैलेंजेस कैसे होते हैं, कैसे चलता है डिपार्टमेंट, और इसमें इंक्रोचर से कैसे चैलेंजेस होते हैं। तो ये क्योंकि हम अभी आंध्र प्रदेश में है, तो यहाँ पर तो होमगार्ड्स तैनात किया हुआ है जगन मोहन रेड्डी ने, चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश ने, वक्फ प्रॉपर्टीज़ पर। उन्होंने ड्रोन सर्वे कराने का भी मन बना लिया है वक्फ प्रॉपर्टीज़ का। अजीज़ुद्दीन कमेटी भी एक उन्होंने बनाई थी हाल ही में कि क्यों ना वक्फ बोर्ड को कमिश्नरेट का दर्जा दिया जाए, उस पर रिपोर्ट मांगी थी YS जगन ने। तो तेलंगाना वक्फ बोर्ड को भी दूसरे स्टेट्स के वक्फ के अच्छे कामों को देखते हुए अपने आप को और पॉलिश
करने की ज़रूरत है। तो जैदी साहब, तेलंगाना हुकूमत से जो है अपने खुसूसन वक्फ बोर्ड को लेकर और क्या सजेशंस रहेंगे ताकि और बेहतर तौर पे जो है कारकर्दगी जो है अमल में ला सके? देखिए, आपको सजेशंस में मैं एक पहली बात, मेरा पहला सजेशन ये है कि वो जो देखिए, आप वक्फ बोर्ड को रेडिकल व्यूज से नहीं चला सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप रेडिकल सोच वहाँ पे ये हुआ वो हुआ तो वो उसका रिकॉर्ड रूम बंद कर दिए, पूरे फाइल्स को आप जो है वो छुपा दिए हैं उसमें रूम में। तो ये जो है जब स्टेट के यूज़ का नहीं है, पब्लिक का यूज़ का नहीं है, तो फिर वो क्या काम का है वो? तो आप जो है उसको डिजिटलाइजेशन बोल के, जो आप 2017 से रिकॉर्ड रूम को वहाँ की हुकूमत तेलंगाना की चीफ मिनिस्टर साहब के ऑर्डर पे वो जो बंद करके रखे हैं, एक इंडिया और चाइना का बॉर्डर समझ रहे हैं आप वक्फ बोर्ड को, वहाँ पर हीलिंग टच चाहिए, वहाँ पे कुछ एक्सपर्टाइज चाहिए, वहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। आप सरकार है, आप मजबूर नहीं होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में कहा था कि सरकार कभी मजबूर नहीं होती। एक जज का एक बयान था कुछ ज़माना पहले की, आपको बात कर रहा हूँ। तो आप सरकार है, आप वो आपका वो रिकॉर्ड रूम वक्फ बोर्ड का खोलेंगे तो वहाँ पे ना तो कोई इंसान आके वो लेके आपके रिकॉर्ड आप भागने वाले नहीं है, ना कोई भेड़ बकरियाँ आके वो खाने वाले हैं रिकॉर्ड्स। तो आपने जिसको जो ताले डाल के ये बताना चाह रहे हैं आप कि हम बहुत मजबूर है, तेलंगाना सरकार को बोल रहा हूँ कि सरकार मजबूर नहीं होती, दे शुड नो दैट। देखिए, मसाजिद आशुरखाने डेमोलिशन वो कुछ अलग विषय की बात है। उसमें ये तो देखना पहले पड़ेगा कि भाई क्या है, क्या वो डेवलपमेंटल इशू है, कोई कोर्ट का रूलिंग है क्या, और जो है वो कोर्ट के रूलिंग में आता है क्या। डेवलपमेंट में अगर जो है जो कोर्ट के गाइडलाइंस है, तो अगर सरकार को डेवलप कर रही है कुछ है, तो क्या वो आशुरखाना या मस्जिद जो भी है तो वो क्या कोर्ट के गाइडलाइंस में आती है? तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स फॉलो किए गए, नहीं किए गए, या नहीं तो फिर वो डेवलपमेंट इशू है ही नहीं। हो सकता है कि वो चलो कोई पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए भी होता है कभी कभी, कोई मस्जिद को तोड़ दो, कोई मंदिर को तोड़ दो। तो ये इस पे मैं आपको ज़्यादा कुछ तो बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि ये मस्जिद, मंदिर और जो भी है गिरजाघर वगैरह, तो ये कौमों का विषय है, ये कम्युनिटी एल्डर्स जाने, आस्था का विषय होता है। लेकिन बस इतना ज़रूर मैं ऐड करूँगा उसमें कि उसमें एक दो चीज़ें ये कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी सरकार भी मजबूर रहती है। कुछ प्रोजेक्ट्स जो है तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट के ये रूलिंग है। तो ऐसे हुए हैं वाक़यात, इंस्टेंसेस हुए हैं कि मस्जिदों को शिफ्ट किया गया, मंदिरों को भी शिफ्ट किया गया, तो सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस होता है। तो वो सरकार और जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स है उनसे बातचीत करके सरकारों को चाहिए कि भाई आगे बढ़े। ठीक है, अगर कुछ रिलोकेट करने की विषय है तो वो सब्जेक्ट है तो ठीक है, दैट्स ओके। आप आवाम को साथ में लेकर चलिए और पब्लिक को भी चाहिए कि अपनी बात रखते हुए सरकार की भी बात रखे कि भाई उन्होंने पहले आप प्रोजेक्ट को समझो, क्या हो क्या रहा है वहाँ पे, क्या वो प्रोजेक्ट दूसरी जगह नहीं हो सकता है क्या? नहीं भाई, वहीं होने का प्रोजेक्ट है, वो रोड वहीं से पास होना है, वो XYZ वहीं पे बनना है, तब जाके यानी जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, वो चाहे किसी की मस्जिद का प्रॉब्लम हो, मस्जिद जा रही है या किसी की मंदिर हटाई जा रही है, तो ऐसा नहीं कि कोई बोलते ही आप निकल के घर से भागे, हाँ पर मस्जिद में कुछ हो गया, वो क्या कि हो गया, बोलते ही आप नींद में से उठे, ना आप समझे ना समझाए, बाजू वाला बोला उसके पीछे उन्हें भाग रहे हैं, आप उसके पीछे भाग रहे हैं। तो ये अकल की बात है, समझ की बात है। हर मज़हब में जो है सबसे बड़ा दिल वाला, सबसे बड़ा दिमाग वाला ऊपर बैठकर है। तो
उसने आपको जो भी छोटा सा दिल और छोटा दिमाग दिया है उसको इस्तेमाल करें। ये जो मस्जिद और मंदिरों के जो लोकेशन रिलोकेशन की बात है, तो पहले उसकी थीसिस को समझे, प्रॉब्लम को समझे कि क्या है, क्या प्रॉब्लम। नहीं, आपको हर किस्म से लग रहा है कि आप ही सही है और आपके साथ कुछ सबोटाज हुआ है, आपको कुछ डैमेज किया गया है, तो अब जाके आप अपनी बात रख सकते हैं।